आज कक्षा 6 की एनसीईआरटी में 5वां चैप्टर देखेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी के परिमंडल। तो आगे चल के देखते हैं। तो देखते हैं कि पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। कौन-कौन से हैं 3 महत्वपूर्ण घटक? स्थल, जल, वायु। ठीक, इसी को कहते हैं हम भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। ये 3 पर्यावरण के मुख्य घटक हैं। आगे दिया है कि पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। मतलब जो जमीन है जिस पर खेती होती है, जिस पे पहाड़ हैं, ये सभी क्या है? भूमंडल हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। ये पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी है, और इसी के आसपास जो है गैसें हैं, इसी को कहते हैं हम वायुमंडल, इंग्लिश में एटमॉस्फियर। आगे चले देखते हैं। जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे 78% है वायुमंडल में, ऑक्सीजन 21%, CO2 पॉइंट कुछ है परसेंट, मतलब यही है रेशियो इसका। अब अगला चलिए देखते हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। आप देखेंगे कि इंडिया का यह मानचित्र मान लीजिए है, इसके नीचे भूमध्य सागर है, इसी को जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में जैसे कि आ गया नदियाँ, जलमंडल में आगे नदियाँ, आपके तालाब, बर्फ, और ये जो महासागर होते हैं, समुंदर, वो। तो ऐसे क्या है, ये जलमंडल कहलाते हैं। जीव एक सीमित जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है। और जीवमंडल किसे कहते हैं? ध्यान से देखिए। यहाँ पर पृथ्वी है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, और यहाँ पर एक स्थल मंडल है, मतलब कि जमीन है, और ये आपका आ गया जलमंडल, ये पानी है, और ये आ गया वायुमंडल। ये जो बीच में है तीनों में, इसी को कहते हैं भूमंडल, अरे ये जीवमंडल। जीवमंडल का मतलब जहाँ जीव हो। ठीक। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा साथ मिलते हैं, यही जो बताए हमने वहीं पर। यहाँ सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। सभी प्रकार के जीव मतलब मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, ये सभी। आगे चलते हैं, भूमंडल देखते हैं। लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है। अगर एनसीईआरटी में ये जो खाना में दिया होता है ये इम्पोर्टेंट होता है। लिथास का अर्थ है पत्थर, जिसे लिथोस्फियर कहते हैं। लिथास का अर्थ है पत्थर, और लिथोस्फियर यानी कि स्थल मंडल। जो ऊपर अभी भूमंडल बोले हैं ना, वही है स्थल मंडल। एटमास का अर्थ है वाष्प। एटमास का मतलब है वाष्प। यहाँ पर देखते हैं एटमास का अर्थ है, तो इसे कहते हैं एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर का अर्थ होता है वायुमंडल, जो दूसरा घटक है। और ये है आपका ह्यूडर का अर्थ है जल। ह्यूडोर का अर्थ है जल, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, इसका मतलब होता है जलमंडल। ओके। अब देखते हैं भूमंडल के बारे में। जो 3 घटक हैं,
पर्यावरण के, तो उसमें से पहला भूमंडल, इसके बारे में हम देखते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है, जो अभी हमने ऊपर बताया है। जैसे पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए, जमीन जहाँ खेती होती है, कहीं दोमट मिट्टी, ये सभी क्या है, भूमंडल है। यह भूप्रकृति की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। जो लिथोस्फीयर है उसी को ये बोल रहा है। यहाँ से ऊपर ये प्लेट है, आगे हम पढ़ेंगे। इसी को कहते हैं लिथोस्फीयर। जहाँ पर जमीन होता है, जहाँ पानी होता है, उसे लिथोस्फीयर नहीं बोला जाता है। तो जीवों को परतों, पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व का मतलब इसमें हम देखेंगे, इस समय गेहूं का सीजन है तो गेहूं कोई बोया होगा, कोई चना बोया होगा, तो पोषक तत्वों से ही उसमें अंकुरित होते हैं। आगे देखते हैं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहा जाता है। अगर ये पृथ्वी है, इस पे जो मुख्य भाग है उसको दो भागों में बांटा जाता है। अगर यह जमीन है, ये मान लीजिए जमीन है, तो इसको कहेंगे महाद्वीप। और ये पानी है, इसको कहेंगे महासागर। बस ये दो भागों में बांटा गया है भूमंडल को, ताकि हम पढ़ने के लिए थोड़ा आसानी रहे। तो और बड़े जलाशयों को महासागर बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और उन्हें जुड़ी जहाँ जुड़ते हैं उसे कहते हैं जल संधि। ओके। जल, मान लीजिए यहाँ पे एक पृथ्वी है, यहाँ पर एक है, और यहाँ पर, अरे यहाँ पर एक जमीन है, यहाँ पर जमीन है, और ये पानी एक संकरी आकर यहाँ पे मिलती है, इसी को कहते हैं जलमंडल। ओके। आगे देखते हैं। विश्व के मानचित्र को देखिए, क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से जुड़े हैं? तो नहीं, सभी स्थलीय भाग एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं, लेकिन जल सभी जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। जो ये समुंदर का तल है, ये यहाँ भी समान होगा, इधर भी समान होगा, इधर भी समान होगा। यानी कि जो इसका तल है वो सभी जगह समान होगा, और इसी को हम जीरो रेखा मान लेते हैं। अरे जीरो किलोमीटर मान लेते हैं। और यहीं से ऊपर जाने तक हमारा इसकी लंबाई का जांच करते हैं। जैसे अगर माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कैसे नापा जाता है? एक समुद्र तल से, समुद्र तल पर जीरो मान लिया जाता है, 0 किलोमीटर। अब यहीं से ऊंचाई मापा जाता है। तो माउंट एवरेस्ट का 8,848 किलोमीटर ऊंचा है। तो यही कहने का मतलब है। आगे चलिए देखते हैं। वो भी बोल रहा था ना, समुद्र में देखिए क्या है, तो यही है। हम देख लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये रसिया है। तो सभी क्या जमीन जुड़े नहीं है, यहाँ पर भी हटा है। यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया अलग है, ये द्वीप अलग अलग है। तो सभी जमीन जो है जुड़ी नहीं है, लेकिन सभी पानी क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। ओके। तो भारत में, पूरा पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा ये है दक्षिण अमेरिका, चौथा, अरे तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, और ये यूरोप है, यूरोप महाद्वीप, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसको आप ध्यान से देखिए, आपको बच्चों काम आएगा। ठीक। तो ये हो गया अफ्रीका महाद्वीप, ये एशिया महाद्वीप, ये यूरोप महाद्वीप, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया। एक और है, ये पांचवा हो गया मान लीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठवां, और सातवां जो है एक यहाँ पर है नीचे। इसको कहते हैं, ये दिखाई नहीं दे रहा है चित्र में, लेकिन नीचे एक है, को ऊपर हम दिखाई दे इसी वाले को बोल रहे हैं इसको। ये सातवां महाद्वीप है, अंटार्कटिका। ओके। देखिए यहाँ पे एशिया दिया है, यहाँ पे अफ्रीका, ये यूरोप, ये आपका उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया। ओके। चलिए नीचे देखते हैं और पढ़ते हैं।
विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 किलोमीटर है। अभी जो हम बता रहे थे ऊपर मापा जाता है, यहीं पर है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में है। ओके, ये समुद्र तल से मापा गया है। ओके, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। ठीक, नीचे देखते हैं। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। इसका मतलब 11 किलोमीटर के आसपास। मेरियाना गर्त का कितना गहराई है? 11 किलोमीटर, वो नीचे तक है, समुद्र के नीचे तक। और यह कहाँ है? आपको ये मैप में दिखाई देगा, यहीं पर है ये, इसी के आसपास है, फिलीपींस के आसपास। ओके, प्रशांत महासागर में है। और ये कहाँ है? प्रशांत महासागर में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मेरियाना गर्त किस सागर में है, तो प्रशांत महासागर में। इसकी गहराई कितनी है? तो 1122 मीटर, यानी कि 11 किलोमीटर। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं बॉक्स में। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेनजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी की सबसे ऊंची शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। न्यूजीलैंड के एडमंड थे और भारत के तेनजिंग नार्गे। ठीक, ये 29 मई 1953 को भारत की सबसे ऊंची चोटी यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। जापान की जुंको ताइबेई यह महिला थी। ये विश्व की पहला महिला थी जो विश्व के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर चढ़ी। ये मई में क्यों जाते हैं? क्योंकि मई में गर्मी का मौसम होता है, तो थोड़ा वहां पे मौसम साफ होता है। और भारत की महिला कौन थी? वो थी बछेंद्री पाल। भारत की पहली महिला थी जिन्होंने 23 मई 1984 में ये भी माउंट एवरेस्ट पर अपना पहला कदम रखा था। तो ये याद कर रखिए, भारत की प्रथम महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे कदम रखा था बछेंद्री पाल। विश्व की पहला महिला जुको ताइबेई। और आदमी में एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के, और तेनजिंग नोर्गे। ओके, अब देखते हैं महाद्वीप। महाद्वीप में पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है, ऊपर जो हम अभी बताए हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये 7 महाद्वीप एक बार और देख लेते हैं। ये रहा एशिया महाद्वीप, नाम लिख दे रहे हैं। ये अफ्रीका, ये आपका यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये उत्तरी अमेरिका, ओके, ये दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ पे नीचे है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप। अब देख लेते हैं थोड़ा ओशियन के बारे में। ये आपका है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। ये जो एस की आकार का दिखाई दे रहा है ना, ये अटलांटिक महासागर है। और ये जो एम की आकार का दिखाई दे रहा है, ये है हिंद महासागर। ओके, और ये इधर, और ये इधर, क्योंकि ये गोल है पृथ्वी, इसीलिए इधर और इधर का हिस्सा एक है। तो ये है प्रशांत महासागर। ओके, ऊपर है आपका आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक, और नीचे अंटार्कटिका। ओके, चलिए देखते हैं महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशियों के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। एशिया महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, जो भी हम चित्र में देखे हैं। विश्व के मानचित्र को देखिए, ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। हाँ, ये बात सत्य है, क्योंकि यहाँ से एक गई है विषुवत रेखा।
ओके, यहीं से गई है विषुवत रेखा, यहाँ से है ये, भारत के थोड़ा नीचे से। तो ये ऊपर इतना इतना जमीन जो है वो ज़्यादातर उत्तरी ध्रुव में पाया जाता है, उत्तरी गोलार्ध में। ओके, तो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, ये बात सत्य है। इसी की वजह से पृथ्वी 23.5 डिग्री टिल्ट है, ये बात ध्यान दीजिएगा आप। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। अब हम देखते हैं एशिया के बारे में। थोड़ा सा मिटा दें और फिर आराम से एशिया के महाद्वीप में देखते हैं। तो एशिया महाद्वीप के बारे में ये दे रहा है कि यहाँ से गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत से भी होकर गुजरती है। कर्क रेखा के बारे में पिछले क्लास में हम बताएं, जाकर पढ़ लीजिएगा। तो एशिया महाद्वीप से कर्क रेखा गुजरती है। ओके, यूराल पर्वत इसे अलग करता है, तो यहीं पर है एक यूराल पर्वत, यहीं पर ये रूस और यूरोप को अलग करता है। ओके, और क्या कह रहा है, यह पूर्वी गोलार्ध में है, तो ये बात सच है, क्योंकि यहाँ से 0 डिग्री देशांतर गया है रेखा। और ये पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध, तो एशिया कहाँ है, पूर्वी गोलार्ध में। ओके, यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया बोला जाता है। अगर ये दोनों मिल जाए, यूरोप और एशिया, तो इसे कहते हैं यूरेशिया। यूरेशिया प्लेट भी बोला जाता है, आगे हम पढ़ेंगे। अब यूरोप के बारे में देखते हैं। यूरोप एशिया में से छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम के स्थित है। एशिया के पश्चिम में इधर स्थित है, हम देखें अभी ये वाला। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए, हम इसकी स्थिति को पता लगाइए। आइए हम देखते हैं, इसकी स्थिति को पता लगाते हैं। ये रहा आपका यूरोप। ओके, थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं। ये है आपका यूरोप। इसमें बोला है कि यह तीनों तरफ से घिरा है। ओके, ये देखिए, ये भी जल है, इधर भी जल है, अटलांटिक। ये भूमध्य सागर है। ये भूमि के मध्य में, इसीलिए इसे भूमध्य सागर कहते हैं। यह काला सागर है, ब्लैक सी। ये कैस्पियन सागर है। ये आपका बाल्टिक सागर है। तो ये क्या है, चारी ओर से पानी से घिरा है। सिर्फ यहाँ से यूराल पर्वत इसको अलग करता है। ये एशिया है, तो एशिया के पश्चिम में यूरोप है। ये पूरा यूरोप महाद्वीप है। यूरोप में भी देखिए, ब्रिटेन आता है, स्वीडन आता है, नॉर्वे आता है, फ्रांस, जर्मन, ये सभी देश यहाँ पर आते हैं। आगे देखते हैं। अफ्रीका एशिया, अब अफ्रीका महाद्वीप को देखते हैं। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, महाद्वीप है। पहले एशिया महाद्वीप, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप है। यह विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश इस द्वीप के लगभग मध्य से भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, देखेंगे हम। ये यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती है। यानी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, तो वो है अफ्रीका महाद्वीप। ओके, सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। हम देखेंगे कहाँ है।
यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा किन किन भागों से होकर गुजरती है। तो आइए हम देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप को एक बार। तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप, ये देखिए हिंद महासागर है। ओके, ये अटलांटिक ओशियन है। अटलांटिक, ये उत्तरी अटलांटिक, ये दक्षिणी अटलांटिक, ये भूमध्य सागर, नीचे नीचे आर्कटिक और ये नीचे अटलांटिक है। ओके, ये आपका अफ्रीका, ये है लाल सागर। ओके, तो ये क्या है, चारों ओर से पानी से घिरा है। इसके बीचों बीच होकर कर्क रेखा गुजरती है, जो कि यहाँ से होकर गुजरती है कर्क रेखा, अगर इसको देखें तो। और मकर रेखा यहाँ से होकर गुजरती है। और जो है कर्क रेखा ऊपर से, विषुवत रेखा बीच से, मकर रेखा यहाँ से गुजरती है। तो ये तीनों रेखाएं जो है अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। कहाँ कहाँ से, ये भी देखिए। और जो बोला है सहारा रेगिस्तान, वो इधर ही है। ये पूरे भाग में सहारा रेगिस्तान फैला है। ये विश्व की सबसे बड़ा है। और नाइल नदी जो है, नाइल नदी नाइल नदी जो है ना, ये यहाँ से होकर गुजरती है। यही है नील नदी, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो है ना, यही नील नदी है। ओके, अफ्रीका महाद्वीप हो गया। आप चलिए देखते हैं, आगे चलिए देखते हैं। अफ्रीका एशिया यहाँ हो गया, ये है। अब उत्तरी अमेरिका, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ओके, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। पनामा स्थल संधि नीचे हम दिखाएंगे, यही इसको बोल रहा है, यही पर है पनामा स्थल संधि, यही है पनामा स्थल संधि। ओके, यह उत्तरी अमेरिका है और यह दक्षिणी अमेरिका। अर्जेंटीना यही है, यहीं से मेसी था, जो अभी हाल ही में मेसी आया था, वो यहीं अर्जेंटीना का था। ओके, चलिए अगला देखते हैं। कहा जाता है यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इनका पता लगा सकते हैं? तो चलिए लगाते हैं। उत्तरी अमेरिका 3 महासागरों से घिरा है। तो ये होगा आपका अटलांटिक महासागर, ये हो गया प्रशांत महासागर, ये हो गया आपका गल्फ ऑफ मेक्सिको की खाड़ी, यानी ये तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ओके, इसको कैरिबियन सागर भी बोला जाता है। आगे चलिए देखते हैं दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का एक अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्वी एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। तो आइए थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। यही है, जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है ना, वो यहीं से ऐसे जाती है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और अमेजोन जंगल जो है वो यहीं पर है, अमेजोन जंगल। इसके पूछा है पूरब में, तो ये अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर, उत्तर उत्तर में आपका कैरेबियन सी, और दक्षिण में अंटार्कटिका ओशियन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है।
क्योंकि ये एक ही महाद्वीप है वहाँ पे, इसीलिए उसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका देख लेते हैं। थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के बारे में ही देख लें। ये देखिए, यही है ऑस्ट्रेलिया आपका। ये आपका ऑस्ट्रेलिया। ओके। ये हिंद महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, नीचे अटलांटिक महासागर है, ये है न्यूजीलैंड, और ये आपका छोटे छोटे महाद्वीप हैं। ओके। चलिए आगे देखते हैं। ये थोड़ा देख लें, ये अच्छा है। स्थल संधि, स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे स्थल संधि कहते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका जोड़ा, यहाँ पर पतला सा एक पानी है, संकरा स्थल, और पानी नहीं, जमीन है, यही जोड़ा है इनको इनको, इसलिए कहते हैं स्थल संधि। और अगर पानी जोड़े संकरे को, एकदम दो बड़े एशियन को अगर पानी से जोड़ा जाता है, तो उसे कहते हैं हम जल संधि। जल संधि पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशियों जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे जल संधि कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया का और श्रीलंका का एक संकरी यहाँ पे जोड़ी है, जल संधि, इसे पाक जल संधि कहते हैं। ओके। इसको पाक जल संधि कहते हैं। नाम बताओ, पूछा यहाँ पर ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए पाक जल संधि। आगे चले देखते हैं। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा द्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है, लेकिन यहाँ पर शोध केंद्र स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान है, जिसमें से मैत्री दक्षिण गंगोत्री स्थित है। तो अंटार्कटिका जो है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर नहीं दिया है, यहाँ पर दिया है। यहाँ पर देखिए, यही है अंटार्कटिका। तो ये पूरा का पूरा बर्फ से है। ओके, ये जो पूरा देख रहे हैं हम ना जमीन, ये सभी जमीन है, लेकिन क्या है, ये सभी बर्फ से ढके हैं। ये बड़े बड़े पहाड़ जैसे होते हैं बर्फ। तो इन्हीं के यहाँ शोध संस्था है। शोध संस्थाएं इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमेशा ठंडी पड़ती रहती है, इसलिए यहाँ पे बर्फ है। और यहाँ पे ठंडी रहती है, इसलिए यहाँ पे चीजें सुरक्षित रहती हैं, जैसे बीज हुआ, कोई भी पौधा हुआ, ये सभी यहाँ पर क्या है, बीज जो होती हैं पौधों के, किसी भी चीज के, तो यहाँ पर सुरक्षित है। और यहाँ पर कुछ भी विस्फोट उस्फोट हुआ तो यहाँ पे आदमी नहीं है, निवास बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे इसीलिए दूर आकर बनाते हैं, और यह सुरक्षित है। आगे चले देखते हैं। जलमंडल देख लेते हैं। जलमंडल, स्थल मंडल देख लिए, अब जलमंडल, उसके बाद वायुमंडल देखेंगे। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर 71% जल है। ओके। देखिए यहाँ पे लिखा है 71% प्रतिशत भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। इसमें महासागर, नदियाँ, झील, हिम नदियाँ, भूमिगत जल, वायुमंडल के जलवाष्प, ये सभी क्या है, सम्मिलित है जलमंडल में। ओके। तो अगर हम देखें पूरे जल को 100% मान लें, तो 97% जो जल है, ये पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ ये लवणीय जल है। लवणीय जल है। लवणीय जल का मतलब यहाँ पर नमक की मात्रा नमक की मात्रा अधिक है। ओके। इसलिए इसे हम पानी नहीं पी सकते। अब समुद्र के पानी लाएंगे तो आप पी नहीं सकते, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खारेपन होता है। खारेपन का मतलब उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है। और कुछ ही परसेंट, यानी कि 2.7% ही पीने योग्य है। और उसमें भी पीने योग्य में बर्फ है, चादरें हैं, बर्फ की चादरें, और कुछ नदियां हैं, भूमिगत हैं।
तो ये क्या है, हम बर्फ की चादरें नहीं पी सकते, नदियों का पानी तुरंत नहीं पी सकते, भूमिगत जल को निकालना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर पीने योग्य जो है यहाँ पर देखिए इतना ही है, 0.003%। सिर्फ इतने से जल हम पूरे पूरे विश्व को पीना है, इसलिए जल संरक्षण जरूरी है। हिम चादरों तथा भूगर्भ में संचित जल 2.7%, 2.8 है वो भूमिगत है। ओके, आगे चलिए देखते हैं। जो 79% है वही बताया कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकते। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों से बना है, भूमिगत जल के रूप में है, जो कि हम तुरंत पी नहीं सकते। तो इतना ही ऊपर देखें हैं, 0.03% है, जो इतना ही पानी हम पी सकते हैं, जैसे नल से निकलता है या फिर कहीं से भी। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह के रहने के बावजूद पानी की कमी महसूस होती है, इसलिए हमें जल संरक्षण करना जरूरी है। ओके, आसपास अपने जल संरक्षण करें, उनको बेकार मत करें। चलिए महासागर देखते हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। क्यों गतिशील रहता है? क्योंकि यहाँ पे तरंगे हवा बहती है, तो तरंग ऐसे लहर बनती है, तो कभी धाराएं बहती है, कभी ज्वार भाटा बनता है। ओके, तो ऐसे ही मतलब रहती है, तो ये हमेशा गतिशील रहती है। जल की तीन मुख्य गतियां हैं, कौन कौन है? तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः चार महासागरें हैं, चार महासागरों में बांटा गया है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। हम ऊपर देख लेते हैं एक बार कौन कौन से महासागर हैं, तो देख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए आप। तो आपका ये रहा। ओके, ये है, हम बताएं अभी एम आकार का है, ये हिंद महासागर है। ये प्रशांत महासागर है, जो अभी नीचे हम देखे हैं, ये भी प्रशांत है। क्योंकि ये गोल आकार से जुड़ी है, तो इधर से और इधर आकर ये जुड़ी हुई है। ओके, तो इसको ये मत करिएगा कि दो इधर है एक इधर, ये जुड़ी हुई है। और ये एस आकार का है, अटलांटिक महासागर, यहाँ पे लिखिए अटलांटिक ओशियन। और ये आर्कटिक ओशियन। ओके, तो बताया कि चार भागों में, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो एक, दो, तीन, चार। अब आगे चलिए देखते हैं। तो हम देख रहे थे अभी प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। जो प्रशांत महासागर है, ये सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के एक तिहाई भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना घर, जो ऊपर हम देख चुके हैं, 11 किलोमीटर के लगभग है। यह प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति को पता लगाइए। तो चलिए देखते हैं प्रशांत महासागर। ये है प्रशांत महासागर, और ये भी है। पृथ्वी गोल है, इसलिए इधर से भी आएगा और इधर से, ये दोनों सेम हो जाएगा। एशिया ये है, ऑस्ट्रेलिया ये है, उत्तरी अमेरिका ये है, ऊपर बताए हैं, ये दक्षिणी अमेरिका है। ओके, तो ये और ये सभी महाद्वीप, चार महाद्वीप इसको घेरे हुए हैं, इसलिए ये गोल आकार के दिखाई देता है। इसी को हम प्रशांत पेटी भी कहते हैं। अगला देखते हैं, तंदूरी तट रेखा। तंदूरी
तट रेखा उसे कहते हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा, ये देखिए ज़मीन निकला है और यहाँ पे पानी है समुद्र का, यहाँ भी है। यहीं पर हम ना पोताश्रय बना सकते हैं, यहीं पर एक बंदरगाह। यह प्राकृतिक बंदरगाह के लिए बहुत ही उचित होता है, अच्छा होता है। तो अटलांटिक महासागर को देखते हैं। अटलांटिक महासागर कहाँ है? ये देखिए, ये एस आकार का है। देख रहे हैं यहाँ पर, यही है अटलांटिक महासागर। ये देखिए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप, और ये ग्रीनलैंड से घिरा हुआ है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के यस अक्षर के एस अक्षर के अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये अंग्रेजी भाषा के यस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिम किनारे पर एक उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका है, जो भी हम दिखाए थे यहाँ पर। ये उत्तरी है और यह दक्षिणी। और पूर्वी किनारे पर यूरोप महाद्वीप, ये देखिए यूरोप महाद्वीप, और ये अफ्रीका महाद्वीप। ओके, आगे देखते हैं। पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका महाद्वीप है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत ही अधिक तंदुरित है। तंदुरित का मतलब जो यही अपनी बताए ना, बहुत ज्यादा मतलब ऊबड़ खाबड़ ऐसे ऐसे, इसी को कहते हैं तंदुरित। आगे देखिए, यह अनियमित एवं तंदुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति माना जाता है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। तो विश्व का सबसे व्यस्त महासागर पूछा जाए तो अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर, यह इंडिया से नीचे, यह पहला जो महासागर है जो किसी देश पर नाम पर पड़ा है, वो भी हिंद यानी कि हिंदुस्तान, जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है यानी भारत के नाम पर पड़ रखा है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, जो एम आकार का नहीं दिखा रहे थे, देखिए यहाँ पर त्रिभुजाकार, यह है ऊपर ऐसे, तो यही है एम आकार का हिंद महासागर। आर्कटिक महासागर, यह उत्तरी ध्रुव वृत्त पर स्थित है। यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। यह उत्तरी अमेरिका के तटों पर यूरेशिया से घिरा है। देखते हैं यहीं पे, इसी को कहा गया है, ध्यान से देखिए यहाँ पे, यही है आर्कटिक ओशियन। तो यहाँ पर है, यही बेरिंग जल संधि है यहाँ पे, ये इधर से और इधर से सेम है, तो यहीं पर सटा, इसी को कहते हैं बेरिंग जल संधि। ओके, ये उत्तरी ध्रुव पर है, ये तो आप जानते ही हैं। अब आ जाइए आयन मंडल, वायुमंडल पर। एटमॉस्फियर, ठीक, एटमॉस्फियर यानी वायुमंडल। वायुमंडल को कई भागों में बांटा गया है। ये मान लीजिए पृथ्वी, ये अब ये घर दिखाई दे रहा है, ये पृथ्वी है, ठीक। इसी के ऊपर वाले भाग को वायुमंडल कहते हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैस की एक परत है से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें वायु प्रदान करता है, हमें सांस लेने से मतलब सांस देता है, ऑक्सीजन देता है, और हम जीवित हैं। यह वायुमंडल हम लोगों की सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है, पराबैंगनी किरणों से। ओके, पराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है। वायुमंडल 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटक तापमान एवं अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। पहला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये 5 परत है। देखिए, ये धरती है जिस पे हम खड़ा हैं यहाँ पर, मान लीजिए। ओके, यहीं से ऊपर की तरफ जाने पर वायुमंडल स्टार्ट होता है। तो पहले क्षोभ मंडल मिलेगा, उसके बाद समताप मंडल, प्लेन इसी के आसपास उड़ती हैं, ठीक। उसके पास मध्य मंडल, रॉकेट, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद आपका आ गया बहिर्मंडल, मतलब एकदम बाहर वाला। ओके, तो मध्य मंडल है और जो आयन मंडल है, इसी में उपग्रह छोड़े जाते हैं। ये देखिए वहाँ उपग्रह का चित्र दिया हुआ है।
देख रहे होंगे यहाँ पे ये चित्र दिया है, ये उपग्रह ये आयन मंडल और मध्य मंडल के बीच में छोड़ा जाता है। ये 400 किलोमीटर के लगभग ऊपर होता है। ठीक, क्षोभ मंडल 1 से 13 किलोमीटर के आसपास औसत है इसका ऊंचाई तक है। समताप मंडल 50 किलोमीटर तक। ओके, और यह 400 किलोमीटर तक, फिर धीरे धीरे यह बहिर्मंडल 1600 किलोमीटर तक जाता है। जो क्षोभ मंडल है, ये क्षोभ मंडल थोड़ा इसके बारे में देख लीजिए। यहीं पे वर्षा का यहीं इसी मंडल में वर्षा, बादल, बिजली तड़कना, ये सब इसी मंडल में होता है, क्षोभ मंडल में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% के आसपास होता है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, 78% और ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सभी 1% में आते हैं। ऑक्सीजन तो हम सांस लेते हैं, पता है, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि नाइट्रोजन प्रजातियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। जैसे कि एक पेड़ है, तो इसके लिए नाइट्रोजन आवश्यक है, इसको वृद्धि के लिए। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करता है। अगर मान लीजिए वायुमंडल में CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो यह जो गर्म हम हवा जाता है ऊपर से, जैसे कि गाड़ी जो चल रही है उसकी धुआं जो जा रहा है, जो चिमनी है, जो ऐसे बहुत सारे जो भी गर्म चीज है, फ्रिज है, तो क्या होता है CO2 उसको ऑब्जर्व करता है और गर्म बनाए रहता है। इसीलिए यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग होता है। ओके, तो आप ये देखेंगे समाचार में कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो ये CO2 के कारण। अगर CO2 बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। लेकिन अब पृथ्वी की दर छोड़ी ऊष्मा ऊष्मा को अवशोषित करता है, इसलिए गर्म हो जाता है पृथ्वी, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये हमारे लिए घाटा हो जाएगा। फिर ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। अगर समुद्र स्तर पर जाएं तो यहाँ पर वायुमंडल कम रहता है। ठीक, समुद्र तल पर अधिक होता है। घनत्व जो होता है समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। ओके, जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तेजी के साथ घटता भी है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोही को हम हवा के घनत्व में कमी होने के कारण उन्हें सांस लेने में कठिनाई होती है। इसलिए वो आप देखेंगे ना तो ऑक्सीजन का एक होता है टैंक, या फिर कह लीजिए सिलेंडर साथ में लेके चलते हैं। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है। देखिए ये वायुमंडल हो गया। ठीक, यहाँ पर क्या है, हवा है, ये सभी हवा है। ये हो गया जनमंडल, यहाँ पर क्या है, पानी है। और ये हो गया आपका स्थल मंडल या फिर भूमंडल। ठीक, अब ये जो तीनों यहाँ पर मिल गए, यहाँ पर देखिए पानी भी आ गया, ये सब आ गया, इसी को कहते हैं हम जीवन मंडल या फिर जीव मंडल। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे जीव जंतु पेड़ पौधे आदमी ये सब हो गया, तो ये हो गया जीव मंडल। फिर पानी भी आ गया, स्थल भी आ गया, हवा भी आ गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% है। ये हम पढ़ चुके हैं ऊपर। ये हो गया, आप नीचे आके देखते हैं। ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान भी घटता है। अगर आप वायुमंडल के ऊपर जाएं ऐसे, तो क्या होता है, तापमान में कमी आती है। ठीक, 65 मीटर अगर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री, 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा। ओके, यह मतलब एवरेज है। वायुमंडल पृथ्वी पर प्रभाव डालता है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में यह हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहता है, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ओके,
उच्च दाब का मतलब एकदम अत्यधिक गर्म या फिर अत्यधिक ठंडी, वो उच्च दाब हो गया, हाई प्रेशर। लो प्रेशर का मतलब एकदम निम्न दाब यानी कि कम, हल्का सा गर्म और हल्का सा ठंडी। ओके। जीव मंडल। अब अगला यह है चौथा, जीव मंडल। जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा, ये तीनों का मिक्स होता है, जो भी ऊपर हम बताए हैं। बीच का एक सीमित भाग है, यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवन रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, जंतु जगत और पादप जगत। अगर जंतु जगत देखें, जंतु जगत, तो इसमें क्या होंगे, जानवर, ठीक, भैंस वैस, यह सभी, शेर, ये सभी क्या हो गए, मनुष्य भी इसी में आ जाएगा, जंतु जान जगत में। और पादप जगत में, पादप जगत में आप क्या आ गए, पेड़ पौधे, फूल, जंगल, झाड़ियाँ, ये सभी क्या कहाँ गए, पादप जगत में। पृथ्वी के ये तीन परिमंडल आपस में परस्पर क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। ये तो पता है आपको कि अगर वायु नहीं रहेगा तो हम सांस नहीं लेंगे, तो प्रभावित कर दिया। जल नहीं रहेगा तो पानी नहीं पिएंगे, प्रभावित कर दिया। इसी तरह सभी, एक जमीन नहीं रहेगा तो हम रह नहीं पाएंगे, प्रभावित कर दिया। ये तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं और प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, पृथ्वी की सतह में परिवर्तन, हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब चुका है। ये इंदिरा पॉइंट है, ये डूब चुका है, जो इंडिया का एक महाद्वीप महाद्वीप था, द्वीप था छोटा सा। नदियाँ दूषित होती हैं, प्रभावित होती हैं, पानी में यही मानव इसे इस्तेमाल करने लायक नहीं छोड़ रहा है। ये सभी बातें हैं, मतलब कि आपदाओं के बारे में है। अगर पेड़ पेड़ काटे जाएंगे तो बारिश कम होगी, बारिश कम होगी तो अकाल पड़ेगा, अकाल पड़ेगा तो कृषि कम होगी, कृषि कम होगी तो अनाज नहीं मिलेगा, तो फिर हम मरेंगे। उसी तरह जंगल काटा जाएगा तो पानी का बहाव ज़्यादा हो जाएगा, मिट्टी बह जाएगी और उर्वरा वाली, पानी में मिलेगी जाके गंदगी, चिमनी होगी तो पानी में मिलेगी जाके तो ये गंदा होगा। यही सब बातें हैं। उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्र तथा गाड़ियों का उत्सर्जन पदार्थ वायु को दूषित करता है। जो वायु है वहाँ पर दूषित होता है, क्यों, हवा में जो गैस निकलती है उसके वहाँ से, मतलब यही है, चिमनी से जो गैस निकलती है वो, जो विद्युत संयंत्र बनते हैं यानी कोयला वाले, बिजली उत्पादन, वहाँ से भी बहुत सारे धुआं निकलते हैं, जिससे कि वायुमंडल दूषित होता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि होता है। ऊपर हम पढ़ेंगे कि CO2 क्या होता है, गर्मी अवशोषित करता है, जिससे वृद्धि होती है तापमान में और वायुमंडल में। उसी को भूतापन कहते हैं, भूमंडलीय तापन, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। ओके। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों को सीमित प्रयोग करना होगा। कक्षा 7 में हम पृथ्वी के संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन आ गया है, कुछ सॉल्व कर लेते हैं। पृथ्वी के 4 मंडल आपको पता है, भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, और ये तीनों को मिलाकर जो बनता है वो जीवमंडल। ठीक है, 4 हो गए। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम, एशिया, अफ्रीका। आप पढ़िए और अच्छा से बताइए। 2 महाद्वीपों के नाम लिख जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, या फिर अंटार्कटिका भी है। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम बताइए। क्षोभ मंडल,
ऊपर देख लीजिएगा। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? 71% जल। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा? क्योंकि वहाँ पे जमीन का मात्रा ज़्यादा है, भूमंडल वहाँ पे ज़्यादा है, हम देखे थे। ठीक। जीवित प्राणियों के लिए जीवन मंडल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पर वायु, जल, ये सभी चीज़ें, भूमि, ये सभी चीज़ें मिलती हैं, इसीलिए जीवमंडल जरूरी है। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? यूराल पर्वत। जो ऊपर देखे थे ना, इधर यूरोप, इधर एशिया था और इधर यूरोप, तो ये बीच में यूराल पर्वत। उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के से कैसे जुड़ा है? स्थल संधि से। पनामा। जब नहीं संकरा ऐसी, यहाँ से ये था, यहाँ पे ये था, यहीं से जुड़ा था, वही। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? नाइट्रोजन का 78%। वायु का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? थलमंडल। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना नगर। ये भी अपने से करिएगा, ये भी, ये भी, ये भी। ओके। धन्यवाद। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।